तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीबीएसई का साइंस का चैप्टर 2 जो कि क्या है, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, अब इसमें हम लोगों को सबसे पहले समझना है कि जितने भी कंपाउंड्स होते हैं ना, सारे कंपाउंड्स जितने भी होते हैं, ठीक है, उसमें से कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो कि एसिडिक इन नेचर होते हैं, मतलब उसका एसिडिक नेचर होता है, और कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक है, अब जो भी कंपाउंड एसिडिक नेचर के होते हैं ना, कैसे पता चलेगा? वो क्या होता है, उसका टेस्ट जो है ना सॉर होता है ना, मतलब खट्टा टेस्ट का होता है। और जितना भी बेस होते हैं, ठीक है, वो बिटर, ठीक है, यानी कि कड़वा होता है। उसका टेस्ट कैसा होता है ना, ऐसा कड़वा टेस्ट होता है। ठीक है, तो अब देखना, समझना ये है कि अब सर कि भाई साहब अगर इसको पता लगाना है कि एसिड है कि बेस है, अगर उसको टेस्ट कर करके देखें कि अच्छा खट्टा लग रहा है तो एसिड है, अच्छा कड़वा लग रहा है तो बेस है, अगर ऐसा हाल रहा तो पता चला एसिड और बेस टेस्ट करने में कहाँ निकल गए, ऊपर। ठीक है, तो इसके चक्कर में क्या दिया गया हम लोगों को, इंडिकेटर्स। कुछ क्या होते हैं, इंडिकेटर्स होते हैं जो कि हमें बताते हैं, है ना, बिना टेस्ट किए हुए कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। ठीक है, तो बेसिकली इंडिकेटर क्या बताता है, टेल इफ कंपाउंड इज बेस और क्या, एसिड। ठीक है, और क्या, यहाँ पे दो तरह के, ठीक है, दो तरह के इंडिकेटर होते हैं। पहले तो नेचुरल इंडिकेटर होते हैं। ठीक है, नेचुरल इंडिकेटर मतलब हम लोग उसमें छेड़छाड़ नहीं करते, वो नेचुरली बना होता है, नेचुरल प्रोडक्ट से बना होता है। जैसे कि लिटमस पेपर है ना, वुड सेल्यूलोज है ना, वुड सेल्यूलोज, लाइकन प्लांट, ये सब से क्या बना होता है, लिटमस पेपर। और टर्मरिक तो हल्दी जानते हैं हम लोग, प्लांट में उगता है। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स। और कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जिसको कि हम लोग सिंथेटिक इंडिकेटर मतलब मेन मेड होते हैं, जैसे फिनोप्थलीन और मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे कि कैसे पता चलेगा इन सभी इंडिकेटरों से कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। तो आते हैं सबसे पहले, है ना, यहाँ पे हम देखिए एसिड ले रहे हैं। ठीक है, अब एसिड में जो है ना, अगर एसिड में लिटमस पेपर डाला जाए, ठीक है, अगर एसिड में लिटमस पेपर, अब लिटमस पेपर भी दो कलर का, कौन कौन, एक रेड और एक ब्लू। ठीक है, एक रेड लेना है, एक ब्लू लेना है। ठीक है, तो अब रेड लिटमस पेपर जो होगा वो एसिड में अगर डालेंगे हम लोग तो उसमें क्या हो जाएगा, नो चेंज, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन वही अगर हम लोग बेस को रेड लिटमस पेपर मतलब रेड लिटमस पेपर को अगर बेस में डालेंगे तो वो कलर चेंज करके कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ब्लू कलर का हो जाएगा। लेकिन अब एसिड को अगर ब्लू लिटमस पेपर से रिएक्ट करवाएं, है ना, तो ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा रेड। ठीक है, और जब बेस में डालेंगे ब्लू लिटमस पेपर तो उसमें क्या होगा, नो चेंज, उसमें चेंज नहीं होगा। तो अगर ब्लू लिटमस पेपर लेते हो और एसिड में डालते हो, अगर वो रेड हो गया, ठीक है, अगर मान लो कि तुमको पता ही नहीं है, इंडिकेटर का मतलब क्या है, हमको पता करना है ना, मान लो कि कोई कंपाउंड लियो, तुमको उसको पता ही नहीं है वो एसिडिक है या बेसिक है, तो उसमें अगर ब्लू लिटमस पेपर डालोगे तो अगर वो एसिडिक होगा तो रेड कलर का हो जाएगा, अगर बेस होगा तो उसका कलर चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो उसी तरह इसके साथ भी, रेड लिटमस पेपर के साथ भी। अब आते हैं टर्मरिक पे। ठीक है, अब टर्मरिक जो होता है, अगर इसको एसिड से रिएक्ट करवाया जाए, ठीक है, अगर पता नहीं है तुमको कि क्या कंपाउंड है, उसमें हल्दी डाल देते हैं हम लोग, टर्मरिक डाल देते हैं, तो ये कैसा, येलो का येलो रहेगा। ठीक है, टर्मरिक का भी कलर येलो होता है। ठीक है, और क्या, अगर बेस से रिएक्ट कराया जाए तो ये कैसा हो जाएगा, रेड कलर का। तो अगर हल्दी डालने पर रेड हो जा रहा है, ठीक है, तो वो यानी कि क्या है, वो बेस है। ठीक है, और फिनोप्थलीन पे आते हैं। अब फिनोप्थलीन जो होता है, ठीक है, अब मान लो कि कोई कंपाउंड है, अगर उसमें तुम फिनोप्थलीन डालोगे, ठीक है, तो वो कलरलेस, ठीक है, वो कलरलेस, ऐसा उसका कलर भी कलरलेस ही होता है। अगर वो कलरलेस रह गया, ठीक है, तो वो बेसिकली क्या, एसिड हो गया। ठीक है, लेकिन अगर वो पिंक कलर में चेंज हो गया, कैसा कलर में, पिंक कलर में चेंज हो गया, तो मतलब वो क्या है, बेस है। ठीक है, और मिथाइल ऑरेंज भी क्या, इसका भी कलर ऑरेंज होता है। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज का कलर कैसा होता है, ऑरेंज। अगर किसी एसिडिक कंपाउंड में इसको डालेंगे, किसको, मिथाइल ऑरेंज को, तो ये कैसा कलर का हो जाएगा, ये हो जाएगा पिंक कलर का। ठीक है, और इसके बाद अगर मान लो कि मिथाइल ऑरेंज को बेस, है ना, बेस में डालेंगे तो ये हो जाएगा येलो। अगर येलो हो गया तो समझ जाना क्या है
कि वो बेस है, अगर पिंक हो गया तो वो एसिड है। ठीक है, इसके बाद ये तो दो तरह का इंडिकेटर हुआ, नेचुरल इंडिकेटर और सिंथेटिक इंडिकेटर। इसमें क्या हो रहा था, हम लोग का बेसिकली इंडिकेटर्स का कलर चेंज हो रहा था, तब हम लोग को पता चल जा रहा था कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। इसमें तो भाई टेस्ट वाला में तो अगर खट्टा टेस्ट आया तो एसिडिक, अगर कड़वा टेस्ट आया तो बेस है। लेकिन ये वाला ट्राई मत कर लेना भाई साहब, ऊपर निकल जाओगे। ठीक है, और क्या, अब एक और होता है जिसको ओल्फैक्टरी कहते हैं, जिसको स्मेल से चेक करते हैं। ठीक है, अभी उसको आगे समझते हैं। ठीक है, अब आते हैं ओल्फैक्टरी पे। ठीक है, तो इसमें जैसा कि अभी हम बताएं, इसमें क्या चेंज होता है, इसमें स्मेल चेंज हो जाता है। पिछले वाले में क्या हो रहा था कि टेस्ट चेंज हो रहा था, कलर चेंज हो रहा था। ठीक है, लेकिन इसमें क्या हो जा रहा है कि स्मेल ही चेंज हो जा रहा है। तो जब स्मेल चेंज हो रहा है तब हम लोग को पता चलता है क्या कि कंपाउंड एसिडिक है या फिर बेसिक है। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या क्या चीज़ को हम लोग ओल्फैक्टरी कहा जाए, मतलब किस चीज़ को लिया जाए जिससे हमको पता चले। ठीक है, जैसे कि वैनिला हो गया, है ना, आइसक्रीम है ना, फ्लेवर खाते हैं ना वैनिला, वही। ठीक है, तो वैनिला, क्लोव और अनियन, ये सब चीज़ों को हम लोग लेके चेक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे वैनिला है तो वैनिला में अगर एसिड डाला जाएगा, ठीक है, अगर वैनिला में एसिड डाला जाएगा या फिर किसी चीज़ में अगर एसिड, ये तीनों में से किसी में अगर एसिड डाला जाएगा ना, इसका स्मेल अगर इंक्रीज हो गया, इसका स्मेल अगर इंक्रीज हो गया या फिर रिमेन्स क्या सेम, मतलब या इंक्रीज हो गया या फिर सेम रह गया। ठीक है, अगर इंक्रीज भी हो गया या तो सेम भी रह गया, तो दोनों में ये क्या कहलाएगा, मतलब वो क्या है, एसिड है। क्या है, एसिड है। ठीक है, और अगर ये तीनों का, जैसे कि क्लोव ऑयल लिए, ठीक है, और उसमें बेस डाले तो उसका क्या हो गया, अब लौंग कितना महकता है ना, महकता है। ठीक है, अगर उसका जो स्मेल होगा वो लूज कर जाएगा अगर क्लोव ऑयल, तो अगर मतलब उसका स्मेल डिक्रीज कर जाए या पूरी तरह से लूज कर जाए, तो यानी वो क्या कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। समझ में आया बात क्या। ठीक है, और इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट एसिड्स, बेसेस, है ना, हैं, जो कि आगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब का रोल। ठीक है, तो ये सब मैंने कुछ फार्मूला और उसके नाम्स लिख दिए एसिड के और बेसिस के। ठीक है, इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो या जैसे भी लिखना है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको याद कर लेना। ठीक है, आगे चैप्टर में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। ठीक है, अब आगे का टॉपिक समझते हैं। तो अगला टॉपिक है हाउ डू एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विथ मेटल्स, मतलब एसिड और बेस जो है ना मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करता है, उसी को हम लोगों को समझना है। तो देखो, जब भी किसी एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट कराते हैं ना, तो ये क्या बनाता है, ये बनाता है साल्ट प्लस H2, मतलब इसमें से रिलीज हो जाता है कौन सा गैस, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाता है। अब कुछ बच्चों को जो है ना दिक्कत क्या होता है ना कि वो लिख नहीं पाता कि सर सॉल्ट यहाँ पे बना के कैसे लिखेंगे। मान लीजिए ये एसिड है, ये मेटल है, तो यहाँ पे सॉल्ट का क्या फार्मूला लिखेंगे, कैसे फार्मूला लिखेंगे। ठीक है, तो उसके लिए सिंपली क्या करना है ना, कि मेटल का जो ये पहले जो पॉजिटिव आयन होता है, ठीक है, जिसको कि केटायन वाला कहते हैं, जो ये केटायन है, ठीक है, पहले सॉल्ट में जो है ना मेटल का केटायन वाला पार्ट लिखना है, यानी कि C+ हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद इसका एसिड का एनायन वाला पार्ट लिखना है। ठीक है, तो यानी कि B- हो जाएगा यहाँ पे। तो ये जो आपका बना, ये क्या बना, सॉल्ट बन गया। ठीक है, और साथ में तो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो ही रहा था। अब जिसको समझ नहीं आया, एक एग्जाम्पल से उसको समझते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ना रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, आयरन फिलिंग के साथ। आयरन फिलिंग का मतलब क्या, आयरन फिलिंग का मतलब होता है आयरन का जो चूरा होता है ना, चूरा। ठीक है, वही उसी का बात हो रहा है। ठीक है, तो अब यानी कि आयरन के साथ रिएक्ट कर रहा है। अब आयरन क्या है, मेटल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिखा हुआ ही है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या समझे कि एसिड को अगर मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, साल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा उससे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब क्या, HCl। ठीक है, और ठीक है, अब आयरन का क्या फॉर्मूला, Fe। ठीक है, तो अब ये दोनों को अगर रिएक्ट कराएं, हम अभी क्या बताएं कि जो मेटल होगा उसका केटायन पार्ट, तो Fe जो है, पहले तो इसका Fe यहाँ पे लिख देते हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब इसका एसिड का केटायन पार्ट जो है ये Cl है। ठीक है, तो अब Cl, तो अब यहाँ पे लिख दिए हम, Cl भी लिख दिए। ठीक है, अब लेकिन क्या होता है ना कि यहाँ पे Cl2 लिखा है। अब 2 क्यों लिखा है, यहाँ पे जो है ना इसका वैलेंसी एक्सचेंज होता है। 9th में जब मॉलिक्यूलर फार्मूला सीख रहे हो बनाने के लिए, ठीक है, तो उसका क्या होता है, दोनों का वैलेंसी एक्सचेंज होता है। अब Cl का वैलेंसी यहाँ पे 1 होता है, इसलिए Fe के आगे में कुछ लिखा हुआ नहीं है, और Fe का 2 होता है तो इसका 2 यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये बन गया आपका क्या,
सॉल्ट बन गया और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गया। ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल एक और समझते हैं। एक सल्फ्यूरिक एसिड जो है ना, सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्ट कराया गया है किससे, एल्युमिनियम पाउडर से। ठीक है, एल्युमिनियम पाउडर से रिएक्ट कराया गया, इसका इक्वेशन बनाना है हम लोगों को। अब यहाँ पे देखो सल्फ्यूरिक एसिड हम बताए थे ना पीछे कि आगे चैप्टर में काम आने वाला एसिड सबका नाम याद कर लो। ठीक है, फॉर्मूला याद कर लो। तो अब यहाँ पे H2SO4 किसका फॉर्मूला, सल्फ्यूरिक एसिड का, और एल्युमिनियम, ये दोनों को अगर रिएक्ट कराते हैं तो देखो इसमें अब क्या लिखना है, पहले हम लोग को क्या पहले लिखना है कि मेटल का केटायन पार्ट, तो मेटल Al है। ठीक है, तो यहाँ पे तो Al एक आ ही जाएगा, बहुत बढ़िया आ गया। ठीक है, अब एसिड का क्या, ये एनाइन वाला पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख दिए क्या, SO4। ठीक है, अब SO4 क्या है, एक साथ है। ठीक है, SO4। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब Al का जो वैलेंसी होता है या फिर Al का जो वैलेंसी होता है यहाँ पे एल्युमिनियम का, वो कितना होता है, 3। तो इसके आगे में क्या लिखा जाएगा, 3। और SO4 का कितना होता है, 2 होता है, तो इसके आगे हम क्या लिख देंगे, 2। तो यानी इसका सॉल्ट का नाम क्या होगा, Al2SO4 3। ठीक है, और साथ में क्या, कौन सा गैस रिलीज हो रहा है यहाँ पे, साथ में रिलीज हो रहा है तुम्हारा हाइड्रोजन। अब तुम पूछ सकते हो क्वेश्चन, ठीक है, कि ये कैसे पता चलेगा कि इसमें से हाइड्रोजन गैस ही रिलीज हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे तुमको एक पिक्चर दिख रहा होगा। ठीक है, एक फिगर है जो कि एनसीईआरटी में फिगर 2.1 में दिया हुआ है। ठीक है, अब ये जो पिक्चर दिख रहा है तुमको, इसमें दिखाया यही गया है कि जो भी जब भी हाइड्रोजन गैस को जलाया जाता है ना, तो उसमें से पॉप साउंड निकलता है, यानी फट फट करने का आवाज़ निकलता है। ठीक है, पॉप साउंड क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं। ठीक है, तो अगर ये वाला जो तुमको दिख रहा है, ठीक है, फिगर, अब इसमें दिखाया जा रहा है कि बगल से क्या, एक कैंडल से उसको जलाया जा रहा है, उसमें से जो गैस रिलीज हो रहा है, वहाँ पे एक कैंडल लगाया गया। अगर उसमें से एक पॉप साउंड का आवाज आ रहा है, इसका मतलब वहाँ से कौन सा गैस निकल रहा है, वहाँ से हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। बात समझ में आया? तो इसका मतलब क्या, अगर हाइड्रोजन गैस का प्रेजेंस हम लोग को चेक करना है, तो यानी उसको एक जला के वहाँ देखना पड़ेगा। अगर उसमें से पॉप साउंड निकल रहा है तो वो क्या पता चल जाएगा कि वो हाइड्रोजन गैस है, यानी H2 बर्न्स विद पॉप साउंड। यहाँ तक बात समझ में आया? अब एक बात और समझना है कि कभी हम लोग, अच्छा कभी ध्यान दियो कि हम लोग कोई भी एसिडिक फूड होता है, ठीक है, उसको हम लोग मेटल में नहीं रखते हैं। एसिडिक फूड मतलब जैसे एग्जांपल में ले लो कि दही है ना, कर्ड जो होता है। ठीक है, अब दही को अगर मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे यहीं पे लिख देते हैं। ठीक है, यानी कि जब मान लो कि ये दही है, ठीक है, या फिर कोई भी एसिडिक फूड या कोई भी एसिडिक फूड को अगर किसी मेटल कंटेनर में रख देते हैं, है ना, मेटल कंटेनर में अगर रख देते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, है ना, और क्यों नहीं रखना चाहिए हम लोगों को। जैसे कि कॉपर हो गया, ठीक है, कॉपर ले लो या फिर ब्रास ले लो। ठीक है, ये सब क्या है, मेटल कंटेनर है। इसमें अगर तुम लोग दही को रख दोगे ना, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पॉइजनस, है ना, ये क्या बना देता है, पॉइजन। ठीक है, अब पॉइजन बना देगा। अब अगर मेटल में जमा दिए हो दही, ठीक है, फिर उसको खाओगे तो कहाँ निकल जाओगे, ऊपर। ठीक है, और साथ में क्या, हाइड्रोजन गैस तो बनाएगा ही। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो अब इसके आगे अगले वीडियो में, ठीक है, धन्यवाद।